गहरी रात थी। राजा विक्रम अपने कक्ष में सो रहे थे। वातावरण शांत था, लेकिन अचानक राजा विक्रम की नींद टूट गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। उनकी तेज सांसें की आवाज सुनकर पास ही सो रही रानी रुक्मणी की नींद भी खुल गई। महाराज, क्या हुआ? आपका शरीर तो पसीने से तर है। मैंने 3 विचित्र स्वप्न देखे हैं। वे इतने रहस्यमयी हैं कि मैं अब तक विचलित हूँ। सपने तो सपने होते हैं महाराज, आपको उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। नहीं रुक्मणी, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं है। इनका कोई गहरा अर्थ अवश्य होगा। इतना कहकर राजा उठकर कक्ष की खिड़की के पास जाकर आकाश को देखने लगे। चंद्रमा की रोशनी महल के आंगन में बिखर रही थी, लेकिन राजा विक्रम की आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। राज दरबार में राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे थे। सामने मंत्री जगन्नाथ, विद्वान दरबारी और राज्य के कुछ अन्य लोग बैठे थे। दरबार में गंभीरता छाई थी, क्योंकि राजा विक्रम का चेहरा चिंतित लग रहा था। महाराज, आज आपको इतना विचलित मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या कोई समस्या उत्पन्न हुई है? मंत्री जी, मैंने बीती रात 3 विचित्र स्वप्न देखे हैं और मैं उनके अर्थ को जानना चाहता हूँ। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा सा छा गया। सभी दरबारी और विद्वान राजा की ओर देखने लगे। मंत्री जगन्नाथ भी थोड़ा चौंक पड़े। महाराज, आपने कौन से स्वप्न देखे? कृपया बताइए। राजा विक्रम धीरे से उठकर दरबारियों की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। पहला स्वप्न, मैंने देखा कि मेरा महल सोने का बन चुका है। हर चीज सुनहरी थी, लेकिन जैसे ही मैंने महल को छूने की कोशिश की, वो अचानक रेत में बदल गया और मेरी उंगलियों के बीच से फिसलने लगा। दरबार में हलचल होने लगी। मंत्री जगन्नाथ भी गहरी सोच में पड़ गए। ये तो सचमुच विचित्र स्वप्न है। महाराज, कृपया दूसरा स्वप्न बताइए। दूसरा स्वप्न तो और भी रहस्यमयी था। मैंने देखा कि मैं एक विशाल समुद्र के बीच में हूँ। वहाँ एक नाव थी जो बिना पतवार के थी, और अचानक आकाश में काले पक्षियों का झुंड आया। वो नाव के चारों ओर मंडराने लगे, जैसे किसी बड़े अनिष्ट का संकेत दे रहे हों। अब दरबारियों के चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों थी। ये स्वप्न साधारण नहीं लग रहा था। मंत्री जगन्नाथ अब और भी गंभीर हो गए। महाराज, ये तो सचमुच रहस्यमयी स्वप्न है। और आपका तीसरा स्वप्न? तीसरे स्वप्न में मैंने देखा कि मैं अपने सिंहासन पर बैठा हूँ, लेकिन मेरे चारों ओर अदृश्य जंजीरें लिपटी हुई हैं। वे धीरे धीरे कसी जा रही हैं और मैं चाह कर भी हिल नहीं पा रहा हूँ। अब पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा था। कोई भी इन सपनों का अर्थ समझने में सक्षम नहीं लग रहा था। तो बताइए, क्या कोई इन सपनों का अर्थ जानता है? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। मंत्री जगन्नाथ भी मौन थे। राजा विक्रम की नजरें दरबारियों के झुके हुए सिरों पर पड़ गईं और उनका क्रोध बढ़ने लगा। मैं समझता था कि मेरे दरबार में विद्वान लोग हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि तुम सब सिर्फ नाम के विद्वान हो। क्या कोई ऐसा नहीं है जो इन स्वप्नों का अर्थ बता सके? मंत्री जगन्नाथ हिम्मत जुटाकर सिर उठाकर राजा विक्रम की ओर देखकर बोले, महाराज, आपके स्वप्न निश्चित ही गूढ़ संकेत देते हैं, परंतु इनका सही अर्थ केवल कोई महान विद्वान, पुरोहित या कोई सिद्ध पुरुष ही बता सकता है। अगर आप अनुमति दें तो मैं राज्य के सबसे विद्वान राजपुरोहित और पंडितों को दरबार में बुला सकता हूँ। ठीक है, मैं अपने स्वप्नों का अर्थ किसी भी कीमत पर जानना चाहता हूँ। कल दरबार में राज्य के सबसे विद्वान पंडित और राजपुरोहित उपस्थित होने चाहिए। मंत्री जगन्नाथ सिर झुकाकर सहमति में सिर हिलाने लगे। दरबार में गंभीरता छा गई और सभी को अब अगले दिन होने वाली सभा का इंतजार था। राजा विक्रम चिंतित थे और उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। वो इन सपनों के रहस्य को जानने के लिए व्याकुल थे। अगले दिन राजमहल के विशाल दरबार में राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे थे। सामने राज्य के सबसे विद्वान राजपुरोहित और एक पंडित बैठे थे। दरबार में अन्य दरबारी और मंत्री जगन्नाथ भी उपस्थित थे। राजपुरोहित जी, पंडित जी, मैंने 3 विचित्र स्वप्न देखे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इनका सही अर्थ बताएं। राजा विक्रम ने पंडित जी को 3 विचित्र स्वप्न बताए। राजपुरोहित और पंडित एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर बाद राजपुरोहित बोला, महाराज, क्षमा कीजिए, आपके स्वप्न बड़े विचित्र हैं। मैं इनका सही अर्थ नहीं निकाल पा रहा हूँ। राजा विक्रम की आंखों में हल्का क्रोध झलकने लगा। वो पंडित की ओर देखकर बोले, पंडित जी, आपकी विद्वता की बहुत चर्चा सुनी है। बताइए,
मेरे स्वप्नों का अर्थ क्या है? पंडित कुछ देर तक चुप रहे, फिर सिर झुकाकर बोले, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं भी इन सपनों का रहस्य नहीं समझ पा रहा। राजा विक्रम का धैर्य जवाब देने लगा। वो क्रोधित होकर सिंहासन से खड़े हो गए। यदि तुम दोनों मेरे स्वप्नों का अर्थ नहीं जानते तो मेरे दरबार में रहने का क्या औचित्य है? तुरंत दरबार से निकल जाओ। राजपुरोहित और पंडित निराश होकर अपना सिर झुकाते हुए दरबार से बाहर चले गए। कुछ क्षण बाद मंत्री जगन्नाथ राजा विक्रम से धीमे स्वर में बोले, महाराज, मैं एक महान साधु को जानता हूँ। वो रहस्यमय विषयों का ज्ञाता है। संभवतः वो आपके सभी सपनों का अर्थ बता सकते हैं। राजा विक्रम क्रोध में झलकते स्वर में बोले, तो फिर मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? जाओ और उसे अभी राजमहल में लेकर आओ। मंत्री जगन्नाथ शीघ्रता से दरबार से निकल गए। कुछ ही देर में वो एक साधु को साथ लेकर लौट आए। साधु के वस्त्र धूसर रंग के थे और उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। राजा विक्रम अपने 3 विचित्र स्वप्न के बारे में बताते हुए साधु से बोले, साधु बाबा, मैंने यही 3 विचित्र स्वप्न देखे हैं। मुझे इनका सही अर्थ चाहिए। साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरे ध्यान मुद्रा में चले गए। कुछ देर बाद साधु अपनी आंखें खोलकर राजा विक्रम से बोले, महाराज, आपके तीनों स्वप्न आपके और आपके राज्य के भविष्य का संकेत देते हैं। ये शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी। राजा विक्रम की भौहें तन गई। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन इनका वास्तविक अर्थ क्या है? महाराज, मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। ये रहस्य अभी खुलने योग्य नहीं है। राजा विक्रम क्रोधित होकर सिंहासन से खड़े हो गए और साधु की ओर उंगली उठाते हुए बोले, यदि तुम मेरे स्वप्नों का रहस्य नहीं समझ सकते तो फिर तुम्हारी विद्या किस काम की? निकल जाओ मेरे दरबार से। साधु शांत मुद्रा में सिर झुकाए दरबार से चले गए। राजा विक्रम क्रोधित अवस्था में बगीचे में टहलने लगे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थी। तभी रानी रुक्मणी वहां आ पहुंची। महाराज, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। रानी, मेरे स्वप्नों का कोई अर्थ नहीं बता सका। मुझे अब भी लगता है कि वो कोई साधारण स्वप्न नहीं थे। कभी कभी स्वप्न केवल मन का भ्रम नहीं होते। नहीं रुक्मणी, वो हमसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं। इतना बोलकर राजा विक्रम उनकी बात पर गहरी सोच में पड़ जाते हैं और मंत्री जगन्नाथ के पास आकर बोले, मंत्री जगन्नाथ, पूरे राज्य में ऐलान करवा दो कि जो भी मेरे स्वप्नों का सही अर्थ बता पाएगा उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। मंत्री सिर झुकाए आदेश का पालन करने चले गए। कुछ ही दिनों में राजा की 3 विचित्र स्वप्न की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। उसी राज्य में आदित्य नाम का एक धनी व्यापारी भी रहता था। आदित्य अपने सेवकों के साथ व्यापार का सामान गिन रहा था। तभी उसका पड़ोसी अशोक वहां आ पहुंचा और राजा विक्रम के 3 स्वप्न के बारे में बताते हुए बोला, आदित्य, क्या तुमने सुना? राजा विक्रम ने ऐलान किया है कि जो भी उनके 3 स्वप्नों का अर्थ बताएगा उसे स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। ये सुनकर आदित्य कुछ क्षण सोचते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं तो व्यापार के लिए दूसरे राज्य जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन लगता है अब मुझे अपना इरादा बदलना होगा। अशोक चौंकते हुए बोला, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं राजा विक्रम के 3 स्वप्नों का रहस्य खोजूंगा और उन्हें उनका सही अर्थ बताऊंगा। अशोक विस्मय से उसकी ओर देखते हुए बोला, बड़े बड़े विद्वान और साधु भी इन स्वप्नों का अर्थ नहीं बता सके, तो भला तुम कैसे बता पाओगे? ना जाने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन स्वप्नों का कुछ संबंध मेरे जीवन से भी है। अशोक थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, सोच समझ कर फैसला लेना। राजा विक्रम ने उन सभी विद्वानों को अपमानित करके दरबार से बाहर निकाल दिया है जो उनके स्वप्नों का अर्थ नहीं बता सके। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी। आदित्य उसकी बातों को अनसुना करके दृढ़ निश्चय के साथ महल की ओर बढ़ गया। राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों, मंत्रियों और रानी रुक्मणी की उपस्थिति में आदित्य दरबार में प्रवेश कर गया। कौन हो तुम? महाराज, मेरा नाम आदित्य है और मैं एक व्यापारी हूँ, परंतु मैं यहाँ व्यापार के लिए नहीं बल्कि आपके 3 स्वप्नों के रहस्य का पता लगाने के लिए आया हूँ। मेरे 3 स्वप्नों का अर्थ जानने की कोशिश कई पंडितों, ज्योतिषियों और राजपुरोहितों ने की है, परंतु वे असफल रहे। और तुम एक व्यापारी होकर ये दावा कर रहे हो? महाराज, जब मैंने आपके 3 स्वप्नों के बारे में सुना तो जाने क्यों मुझे लगा कि उनका अर्थ मेरे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे स्वप्नों का अर्थ तुम्हारे जीवन से जुड़ा है या नहीं। मैं तो बस उनके पीछे का रहस्य जानना चाहता हूँ। महाराज,
मैं आपके स्वप्नों का रहस्य उजागर कर सकता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, पर यदि मैं इन स्वप्नों का रहस्य सुलझा दूं, तो क्या आप अपना राज्य मुझे सौंप देंगे? राजा विक्रम का चेहरा कठोर हो गया। रानी रुक्मणी और मंत्री जगन्नाथ एक दूसरे को देखने लगे। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई व्यापारी? राज्य की बागडोर कोई वस्तु नहीं जिसे दांव पर लगाया जाए। महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापार में हर सौदे की अपनी कीमत होती है, और मैं जानता हूँ कि आप किसी भी कीमत पर अपने स्वप्नों का रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो मैं भी ये रहस्य नहीं सुलझाऊंगा। मैं चला जाता हूँ। राजा विक्रम के चेहरे पर गहरी सोच झलकने लगी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद वो गहरी सांस लेकर निर्णय लेते हुए बोले, मैं तुम्हारी शर्त को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मैं अपनी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह तुमसे करने का वचन देता हूँ। मेरे पश्चात तुम ही इस राज्य के उत्तराधिकारी बनोगे। आपका प्रस्ताव मुझे स्वीकार है महाराज, किंतु मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। मैं इस रहस्य को उजागर करके शीघ्र ही लौटूंगा। ठीक है, तुम्हारा इंतजार रहेगा। आदित्य महल से बाहर निकल गया। दरबारियों के बीच चर्चा शुरू हो गई। रानी रुक्मणी और मंत्री जगन्नाथ दोनों के चेहरों पर चिंता झलकने लगी। महाराज, क्या आप सचमुच इस व्यापारी को अपना दामाद बनाने का विचार कर रहे हैं? एक अजनबी व्यक्ति पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं किया जा सकता महाराज। आदित्य अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे स्वप्नों का रहस्य जानने की हिम्मत दिखाई है। यदि वो इस रहस्य को सुलझा देता है, तो वो केवल व्यापारी नहीं, बल्कि एक विद्वान और योग्य व्यक्ति सिद्ध होगा। आदित्य अपने घर लौटकर यात्रा की तैयारी करने लगा। तभी उसका मित्र अशोक आ पहुंचा। आदित्य, मैंने सुना है कि तुमने राजा विक्रम के स्वप्नों का रहस्य जानने का दावा किया है और तुमने राज्य मांगा था। तुमने बिल्कुल सही सुना है अशोक। परंतु तुम एक व्यापारी हो, तुम इन सपनों का रहस्य कैसे खोजोगे? क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसका उत्तर कहाँ मिलेगा। मैं एक महर्षि को जानता हूँ, महर्षि अनिरुद्ध। उन्हें भविष्य दृष्टा भी कहा जाता है। तो क्या तुम उनके पास जा रहे हो? हाँ, वो इस रहस्य को सुलझाने में मेरी सहायता कर सकते हैं। आदित्य घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। आदित्य एक घने जंगल के बीच पहुंचता है। वहां एक प्राचीन आश्रम के अंदर प्रवेश कर गया। महर्षि अनिरुद्ध ध्यान में बैठे थे। अचानक वो अपनी आंखें खोलकर आदित्य को देखते हुए बोले, मैं तुम्हें पहचानता हूँ आदित्य। पिछली बार तुम व्यापार के कारण जंगल में भटक गए थे। अब किस उद्देश्य से आए हो? महर्षि अनिरुद्ध, प्रणाम। मैं उत्तर खोजने आया हूँ। आदित्य राजा विक्रम के 3 स्वप्नों के बारे में विस्तार से बताने लगा। तुमने ये वचन राजा विक्रम को कैसे दे दिया? क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन स्वप्नों का संबंध मुझसे भी है। ये सच है आदित्य। ये केवल राजा विक्रम के स्वप्न नहीं है, इनका संबंध तुम्हारे अतीत से भी है। क्या? मेरा अतीत? सत्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 स्थानों की यात्रा करनी होगी। सबसे पहले धूलगिरी पर्वत पर जाओ, जहां एक प्राचीन महल खंडहर बन चुका है। वहीं से तुम्हारी यात्रा का पहला उत्तर मिलेगा। उसके बाद तुम्हें आगे के मार्ग मिलते चले जाएंगे। आदित्य तुरंत यात्रा पर निकल गया। वो घोड़े पर सवार होकर धूलगिरी पर्वत की ओर बढ़ने लगा। पर्वतों की श्रृंखला के पार एक वीरान धूल से भरा हुआ एक क्षेत्र फैला हुआ था। वहाँ धुंधले क्षितिज पर एक विशाल खंडर नुमा महल के अवशेष दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वो महल के पास पहुँचा, वहाँ के वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता थी, मानो समय भी वहाँ ठहर गया हो। आदित्य घोड़े से उतरकर चारों ओर देखने लगा और दौड़ने लगा। हवा में रेत के कण उड़ रहे थे। महल की टूटी हुई दीवारों पर बीते युगों के चिन्ह मौजूद थे। तभी एक वृद्ध व्यक्ति जो मैले वस्त्र पहने हुए था, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हुआ आदित्य के नजदीक आ पहुंचा। अब किसकी खोज में आए हो युवक? मुझे इस महल के बारे में जानना है। आखिर ये खंडहर क्यों है? वृद्ध हल्की मुस्कान के साथ आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखने लगा, जैसे उसे परख रहा हो। कुछ देर बाद वो महल की ओर इशारा करते हुए बोला, ये केवल खंडहर नहीं, बल्कि एक अभिशाप का प्रतीक है। कभी इसे स्वर्ण महल कहा जाता था। इसकी दीवारें, इसकी खंभे, यहाँ तक कि इसकी ईंटें भी सोने की थी, परंतु लालच और अहंकार ने इसे रेत में बदल दिया। क्या कहा आपने? अभिशाप? हाँ, ये महल एक राजा के स्वर्ण लोभ का परिणाम है। वो चाहता था कि उसका राज्य अमर रहे, उसका वैभव कभी समाप्त ना हो।
परंतु विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। उस लालची राजा के कारण ये महल श्रापित हो गया। अब जो भी इसे छूता है वो स्वयं रेत में बदल जाता है। आदित्य महल की टूटी हुई दीवारों को गौर से देखने लगा। उसके दिमाग में महर्षि अनिरुद्ध के शब्द गूंजने लगे, तुम्हें अपने अतीत को स्वीकार करना होगा। तो क्या राजा विक्रम का पहला स्वप्न इसी स्थान से जुड़ा हुआ है? लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध? वृद्ध कुछ पल तक चुप रहे, फिर आदित्य की ओर देखकर गहरी नजरों से देखते हुए बोले, युवक, क्या तुम्हें अपने माता पिता के बारे में कुछ पता है? मेरे माता पिता? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। बचपन में एक वृद्ध व्यापारी ने मुझे गोद लिया था। मुझे नहीं पता कि मेरा असली परिवार कौन था। वृद्ध हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाने लगे, जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो। तुम ही इस महल के अंतिम उत्तराधिकारी हो। ये महल कभी तुम्हारे पूर्वजों का था, परंतु उनके लालच और मूर्खता के कारण वो इसे खो बैठे। राजा विक्रम का सपना तुम्हें ये संकेत दे रहा है कि यदि कोई राजा लालच में आए तो उसका वैभव रेत की तरह बह जाएगा। आदित्य स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें महल के खंडरों पर टिक गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि उसकी अपनी पहचान से जुड़ी हुई एक खोज है। धीरे धीरे धूल भरी हवाएं और तेज हो गई, मानो इतिहास स्वयं उसके सामने पुनः जीवित हो रहा हो। धूलगिरी पर्वत से निकलकर आदित्य अपने घोड़े पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में सूखी भूमि और तेज हवा चल रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। कुछ देर बाद आदित्य ने एक ऊंचाई से नीचे देखा तो सामने दूर दूर तक फैला नीला समुद्र लहरों के साथ उठता गिरता दिखाई दे रहा था। किनारे पर एक पुराना गांव बसा था, जहां कुछ मछुआरे अपनी नावों के पास खड़े थे। महर्षि अनिरुद्ध ने कहा था कि मेरी दूसरी यात्रा सुदर्शन सागर से जुड़ी होगी। राजा विक्रम ने अपने सपने में एक नाव, समुद्र और काले पक्षी देखे थे। क्या इसका कोई गहरा अर्थ है? आदित्य घोड़े से उतरकर समुद्र किनारे की ओर बढ़ने लगा। वहाँ कुछ मछुआरे जाल साफ कर रहे थे और कुछ पानी में खड़े होकर नावें संभाल रहे थे। पास ही एक पुरानी टूटी फूटी नाव रेत में आधी डूबी हुई थी। नाव पर काई जम चुकी थी और उस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। आदित्य नाव को ध्यान से देखने लगा। एक वृद्ध मछुआरा जिसकी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अनुभव की गहराई थी, पास ही बैठा हुआ था। वो लकड़ी के एक टुकड़े से नाव को खुरच रहा था, जैसे किसी याद को संजो रहा हो। आदित्य उसके पास जाकर बोला, नमस्कार बाबा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वृद्ध मछुआरा धीरे से सिर उठाकर आदित्य को देखने लगा। वो गहरी सांसें लेने लगा, जैसे उसके मन में कोई पुरानी याद जाग उठी हो। तुम कौन हो बेटा? यात्रियों को इस जगह में रुचि नहीं होती। तुम क्या जानना चाहते हो? मैं इस नाव के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। ये किसकी थी? वृद्ध मछुआरा कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, ये नाव एक महान सम्राट की थी, जो कभी समुद्र को पार कर एक नई भूमि की खोज में निकला था। वो बहुत साहसी था, लेकिन समुद्र के क्रोध और आसमान में मंडराते काले पक्षियों को वो समझ नहीं पाया। वो कभी वापस नहीं आया। आदित्य चौंक पड़ा। उसे राजा विक्रम का सपना याद आ गया, जिसमें राजा विक्रम ने काले पक्षी और डूबती हुई नाव देखी थी। और उस राजा का नाम क्या था? वृद्ध मछुआरा गहरी नजरों से आदित्य को देखने लगा, जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। राजा सूर्यसेन। ये नाम सुनते ही आदित्य चौंक पड़ा। उसे अचानक अपने गोद लिए पिता की बातें याद आने लगी। वे भी सूर्यसेन के बारे में बताया करते थे, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि उनका क्या हुआ था। राजा सूर्यसेन, ये नाम ये मेरे गोद लिए हुए पिता ने मुझे बताया था। क्या ये मेरे पूर्वज थे? वृद्ध मछुआरा आदित्य के चेहरे पर बदलते भाव देख रहा था। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, लगता है तुम इस नाम को पहले से जानते हो। शायद ये तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हो। आदित्य की आंखों में सवाल थे, लेकिन जवाब अभी धुंधले थे। आपने अभी कहा कि वो कभी वापस नहीं आए। क्या आप जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था? वृद्ध मछुआरा समुद्र की लहरों की ओर देखने लगा। जब राजा सूर्यसेन अपने सैनिकों के साथ समुद्र पार कर रहा था, तब एक भयंकर तूफान आया। उसकी नाव लहरों में फंस गई। तभी आकाश में सैकड़ों काले पक्षी उड़ने लगे और उसकी नाव पर मंडराने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि वो पक्षी नहीं थे, बल्कि एक अभिशाप का संकेत थे। जब तूफान शांत हुआ तो राजा
और उसकी सेना कहीं नहीं थे। बस ये टूटी फूटी नाव किनारे पर आकर अटक गई। आदित्य नाव के पास चला गया और उसके लकड़ी के हिस्से को छूने लगा। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी का हिस्सा थी। उसके मन में राजा विक्रम के स्वप्न की गूंज सुनाई देने लगी। नाव, समुद्र और काले पक्षी। ये स्वप्न तो राजा विक्रम का संकेत दे रहा है कि यदि कोई राजा सावधान न रहा तो वो अपने मार्गदर्शन को खो देगा और संकट में फंस जाएगा। जैसे मेरे पूर्वज समुद्र में खो गए, वैसे ही राजा विक्रम भी अपने राज्य को खो सकते हैं। धन्यवाद बाबा, आपने मेरी बहुत मदद की है। अब मुझे अगली यात्रा पर जाना होगा। मैं चलता हूँ। आदित्य अपने घोड़े पर चढ़कर आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। समुद्र की लहरें पीछे छूट गई, लेकिन रहस्य अब और गहरे हो गए थे। रात का समय हो चुका था। आदित्य घने जंगलों के बीच अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहा था। आसमान में बादल घिरे थे, हल्की ठंडी हवा बह रही थी। महर्षि द्वारा बताए गए अंतिम गंतव्य की चंद्रशिला गुफा का रास्ता कठिन और दुर्गम था। गहरी घाटियां और टेढ़े मेढ़े पहाड़ी मार्गों को पार करते हुए आदित्य आखिरकार उस गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। गुफा विशाल थी। उसके द्वार पर 2 प्राचीन मशालें जल रही थी, जिनकी लौ मंद थी। क्या ये वही स्थान है जहाँ मेरे पूर्वजों का अतीत दफन है? राजा विक्रम का तीसरा स्वप्न भी इसी जगह से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध? आदित्य गहरी सांसें लेते हुए गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। उसने देखा कि वहाँ एक विशाल पत्थर का सिंहासन रखा था। वो सिंहासन धूल और जालों से ढका था। सबसे विचित्र बात ये थी कि उस सिंहासन को मोटी लो जंजीरों ने जकड़ रखा था। गुफा के कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति लाठी के सहारे खड़ा था। उसकी आंखों में अनगिनत कहानियों का भार झलक रहा था। बहुत वर्षों बाद कोई इस गुफा तक आया है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मुझे महर्षि ने भेजा है। मैं इस सिंहासन का रहस्य जानना चाहता हूँ। ये कोई साधारण सिंहासन नहीं है युवक। ये उस राजा का सिंहासन है जो सबसे शक्तिशाली था, लेकिन विश्वासघात ने उसे हमेशा के लिए जंजीरों में जकड़ दिया। कौन था वो राजा? राजा प्रताप सेन। ये नाम सुनते ही आदित्य को एक झटका सा महसूस हुआ। उसके दिमाग में पुराने दृश्य चलने लगे। बचपन में उसके पालक पिता ने उसे यही नाम बताया था। राजा प्रताप सेन? ये नाम मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसे? बुजुर्ग उसकी आंखों को देखने लगा। युवक, तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि राजा प्रताप सेन का रक्त तुम्हारी रगों में बह रहा है। तुम ही इस वंश के असली उत्तराधिकारी हो। मैं राजा प्रताप सेन का उत्तराधिकारी? ये कैसे संभव है? बहुत वर्ष पहले जब राजा प्रताप सेन पर विश्वासघात हुआ तो उनके छोटे पुत्र को गुप्त रूप से बचाकर दूर भेज दिया गया। समय के साथ उनके वंशज अज्ञात हो गए, लेकिन रक्त की पहचान कभी नहीं मिटती। तुम्हारा आना पूर्व निर्धारित था। तुम्हारी नियति तुम्हें यहाँ तक ले आई है। आदित्य को अब सब कुछ समझ आ चुका था। राजा विक्रम के सपनों का रहस्य केवल उनके राज्य से नहीं बल्कि उससे भी जुड़ा था। तीसरा स्वप्न राजा विक्रम को संकेत दे रहा था कि यदि वो गलत निर्णय लेते हैं तो वो स्वयं अपने भाग्य की जंजीरों में बंध जाएंगे, जैसे मेरे पूर्वज बंध गए थे। आदित्य सिंहासन को देखने लगा। उसने महसूस किया कि यही उसकी सच्चाई थी। आदित्य वापस राजा विक्रम के दरबार में पहुंच गया। सब उसकी बात सुनने को तत्पर थे। महाराज, स्वर्ण महल का रेत बनना लालच से वैभव खो सकता है। नाव और काले पक्षी को देखना गलत दिशा में जाने से संकट बढ़ सकता है। जंजीरों से बंधा सिंहासन गलत निर्णय लेने से राजा अपनी शक्ति खो सकता है। आदित्य, तुम्हारी व्याख्या ने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन इनका संबंध तुम्हारे जीवन से भी है। ये कैसे संभव है? आदित्य साहस जुटाकर अपनी असली पहचान उजागर करते हुए बोला, क्योंकि ये भी मेरी नियति थी। मेरे पूर्वजों ने इन्हीं गलतियों से अपना वैभव खोया था। महाराज, आपके सपने केवल आपको नहीं बल्कि मुझे भी सचेत कर रहे थे। राजा विक्रम हल्की मुस्कान के साथ बोले, आदित्य, मैं तुम्हें अपना दामाद जरूर बनाऊंगा, क्योंकि तुमने इस राज्य की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाया है। आदित्य और राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह हो गया।